Good morning, my dear students. Jai Hind. Children, as you know that today we are going to revise all the syllabus of UT2. So first of all, we shall discuss about Kingdom Animalia because you know the syllabus of our UT2 is Kingdom Animalia, morphology of flowering plant, and third one is animal tissue. Structural organization of animal में animal tissue तक आएगा. तो इस तरह से बच्चों हम लोग को कुल 3 चैप्टर्स लेके चलना है। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, चैप्टर नंबर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और चैप्टर नंबर नेक्स्ट 7 था और 6 था एनाटॉमी, लेकिन एनाटॉमी चूंकि डिलीट हो गया था इसलिए हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े और उसमें भी एनिमल टिश्यू तक ही आपके पोर्शन में है बच्चों। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है UT2 का सिलेबस किंगडम एनिमेलिया, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। आज बच्चों चूंकि पूरा एक महीने का सिलेबस रिवाइज करना है, 6 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का सिलेबस एक पीरियड में ही रिवाइज करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को बताता जाऊंगा। फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंटिव रहिएगा ताकि चीजें आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएं। सो माय डियर किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हम जानते हैं एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया था बच्चों। बॉडी प्लान, डर्म सेल लेयर्स थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिसके आधार पे हम लोग डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को बांटते थे। बॉडी प्लान हम लोग देखते थे किस तरीके का उनका बॉडी का प्लान है, सेल एग्रीगेट है या टिश्यू लेवल पर है। लार्वल स्टेज हम लोग जानते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है, अगर तो लार्वल स्टेज रहेगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे बच्चों, और लार्वल स्टेज नहीं रहेगा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ सिलोम इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। हम जानते हैं अगर सिलोम एब्सेंट है तो एसिलोमेट, जैसा कि प्लेटी हेलमिंथेस फ्लैटवर्म तक देखे थे हम लोग। इसके बाद एस्केरिस के परिवार में फॉल्स सिलोम आता था तो सीडोसिलोमेट, और एनिलिडा अनवर्ड यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखा था बच्चों। सेगमेंटेशन यू नो वेरी वेल, सेगमेंटेशन मींस मेटामेरिज्म, दैट इज सेगमेंटेशन। यह भी एनिलिडा के परिवार में हम लोगों ने देखा जहां पर सेगमेंटेशन आया। स्केलेटन सिस्टम आप जानते हैं नोटोकॉर्ड के आधार पर नॉन कार्डेट्स और कार्डेट्स दो कैटेगरी बनी थी एनिमल्स की, तो जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट था वह इनवर्टिब्रेट या नॉन कार्डेट, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था वो वर्टिब्रेट या कार्डेट्स। अपेंडेजेस की बात कर लें तो एनिलिड्स के अंदर, नेरिस के अंदर हम लोग लेटरल अपेंडेजेस देखते थे पैरापोडिया, आर्थ्रोपोड्स के अंदर 3 पेयर्स ऑफ लिम्स, और मोलस्का के अंदर पहली बार मस्कुलर फुट आया था बच्चों। यह सब डिफाइनिंग फीचर है अपने अपने फाइलम्स के। एब्सेंस या प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, और अगर सिमेट्री है तो रेडियल और बायलेटरल। हम लोगों ने रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री के बारे में भी बातें किया कि पोरीफर्स और प्लोरीफर्स में भी एसिमेट्रिकल थे, जबकि सिलेंटेटा परिवार में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। और उसके बाद प्लेटी हेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सभी में बायलेटरल सिमेट्री, जबकि इकाइनोडर्मेट्स के लार्वल स्टेज में जो है पाया जाता है जरूर बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री हो जाता है। और होमोलॉगस ऑर्गन्स भी हम लोगों ने देखा था जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, जिसकी वजह से यह डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे होते हैं। बच्चों अगर किंगडम एनिमेलिया या एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक बार रिवाइज करें तो हेटेरोट्रॉफिक दे आर, they can't prepare their own food, they don't have chloroplast, they are eukaryotic organism, they have well developed nucleus, they are multicellular, either parazoans or metazoans। इस पंजेज में हम लोगों ने देखा कि मल्टीसेलुलर तो होते हैं बट सेल्स आर नॉट कन्फाइंड विद इन टिश्यू, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज पैराजोअन्स। और सिलेंटेटा में हम लोगों ने देखा कि टिश्यू बन जाता था, गैस्ट्रोडर्मिस और एपिडर्मिस बन जाता था, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज मेटाजोअन्स। चूंकि यह एनिमल्स है, एनिमल सेल में आप जानते हैं सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट कंप्लीटली एब्सेंट, they are motile also and they have sense organ, they show responses against various stimuli, that is the change in environment or change in surrounding children। So you know very well that kingdom animalia is divided into 2 divisions which are invertebrates and vertebrates। invertebrate का पहला परिवार हम लोग देख रहे हैं बच्चों फाइलम पोरीफेरा। Let us discuss the characteristic feature of phylum Porifera. They are porifers, means pore bearer organism. Minute pores are present throughout their body surfaces. They have totipotency, means capacity to divide. They have special coenocyte cells or collar cells, by means of which they trap the food particles through the flagellum.
water current system you are seeing here, that is canal system. Children, you know all the physiology of sponges are aligned with associated with canal system in fact, and they have pseudoskeleton made up of scleroblast. Now see here children, the canal system, this is ostia and this is osculum. आप जानते हैं ऑस्टिया यहाँ पर पोरोसाइट सेल्स रेगुलेट करते हैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को, और जबकि आस्कुलम के ओपनिंग और क्लोजिंग को मायोसाइट सेल्स रेगुलेट करते हैं। यह कैनाल सिस्टम है बच्चों। वाटर करंट के थ्रू ही फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं जिससे इनका न्यूट्रिशन हो जाता है, जबकि वाटर करंट के थ्रू ही गैमेट्स एक स्पंज बॉडी से दूसरे स्पंज बॉडी तक ट्रांसफर होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन वाटर करंट के थ्रू। जब आस्कुलम से वाटर बाहर निकल रहा होता है तो CO2 और एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाते हैं, और जबकि डिजॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन भी हो जाता है। इससे हमें पता चलता है बच्चों कि अगर स्पंज के बॉडी सरफेस पर हम वैक्स लगा दें तो ऑटोमेटिकली इट विल डाई विद इन 2 to 3 days because it all the metabolism will totally stop. So you are seeing here the examples also marine sponges के example साइकॉन और लिकोसिलोनिया है बच्चों। यूप्लेक्टेला जो कि ऑर्नामेंटल स्पंज था, और जबकि फ्रेश वाटर स्पंज होता है स्पंजिला, that is fresh water sponge in fact, that spongilla. Okay children, now here see you are seeing the next phylum, that is Coelentata or Cnidaria. You are knowing Coelentata due to the presence of coelentron or cavity, gastrovascular cavity in fact, and Cnidaria due to the presence of nidoblast cells. Nidoblast cells पाए जाने के कारण बच्चों इनको नाइडेरिया कहा जाता है। और आपको पता ही है निडोब्लास्ट सेल्स स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ये देखिए हाइड्रा, मैं आपको अभी हाइड्रा दिखाता हूं बच्चों। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी द हाइड्रा, ये हाइड्रा ये आप हाइड्रा देख रहे हैं यहाँ पर। इस हाइड्रा को एंटोन वान लीवेनहॉक ने ढूंढा था। इनके पास टेंटिकल्स 6 से 10 तक होते हैं। टेंटिकल्स के ऊपर निडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो ऑफेंस और डिफेंस का काम करते हैं बच्चों। और अभी आपने यहाँ पर पीछे फाइसेलिया भी देखा, ये दिस वन फाइसेलिया, ये देखिए फाइसेलिया शिप ऑफ पोर्टुगीज या पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है क्योंकि ये पुर्तगालियों की जहाज जैसा दिखाई देता है। और अब फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस की बात करेंगे, तीसरा थर्ड फैमिली ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इनको फ्लैट वर्म्स भी कहा जाता है बच्चों। टेप वर्म या लीवर फ्लूक्स इसके एग्जांपल हैं। दे आर डार्सोवेंट्रली फ्लैटेड, ये डार्सोवेंट्रली फ्लैटेड होते हैं जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लैट दिखाई देती है। फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं यह, जो कि यूजुअली एनिमल्स के अंदर पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। और यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर आ जाता है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म भी आ जाता है। बच्चों आपको पता ही है कि मीजोडर्म के थ्रू कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। फ्लैट वर्म्स जनरली पैरासिटिक होते हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं या पैरासिटिक, और इनके अंदर नॉन सिलिएटेड सिंसिशियम होता है, टेगुमेंट बोलते हैं इंटरनल लेयर को। ओरल सकर्स पाए जाते हैं, सराउंड करते हैं माउथ को, और वेंट्रल सकर के थ्रू ये अटैचमेंट का काम करते हैं, होस्ट की बॉडी से अटैच्ड होते हैं। माउथ इनका एंटीरियर है, लेकिन ध्यान रखें आप इनका एलिमेंट्री कैनाल लेस डेवलप्ड है। एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आ रहा है। लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये देखिए ट्रायंगुलर शेप्ड है, लेकिन इनके पास अभी तक इंजेक्शन और इजेक्शन के लिए एक ही ओपनिंग है बच्चों। जबकि स्केलेमेंथिस में आगे जब हम लोग आएंगे तो वहां पर 2 ओपनिंग हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों आप प्लेटिहेलमिंथेस के एग्जांपल्स को भी देख रहे हैं। प्लेनेरिया जिसके अंदर मैक्सिमम रिजनरेशन का पावर होता है। दिस वन इज लीवर फ्लूक, फेसियोला हिपैटिका, पैरासाइट ऑफ लीवर, एंड दिस वन इज टेप वर्म, टीनिया सोलियम। जानते हैं आप टीनिया सोलियम, लैब में भी आप देख चुके हैं प्रैक्टिकल में। तो यह टीनिया सोलियम जो कि पिग और मैन के बीच की कड़ी है, या बाई होस्ट एनिमल है। जो मैन पिग का मीट खाते हैं उन मैन को इससे इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और टीनिया जो है यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, और जिससे व्यक्ति जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, एंड सच डिसऑर्डर इज सेड टू बी एज टीनियासिस। Okay children, so you are seeing here the examples of platyhelminthes. This one is regeneration in planaria, called as immortal organism due to the highest capacity of regeneration. Now see the next phylum children, this one is Aschelminthes. Invertebrates के अलग अलग phylum को हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे होंगे बच्चों, क्योंकि यह UT2 का सिलेबस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर UT2। Now discuss the characteristic feature of phylum Aschelminthes. It is also known as nematoda. इसको nematoda भी कहा जाता है बच्चों। थ्रेड वर्म, पिन वर्म या राउंड वर्म। Ascaris lumbricoides देख रहे हैं आप, यह लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, और छोटे बच्चों के अंदर इसके होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं Ascaris lumbricoides के बच्चों।
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट बट पुअरली डेवलप्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट जरूर होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन अपीयर इन दिस फाइलम एस्के हेलमिंथीज। पहली बार यहाँ पर सेक्सुअल डिफरेंशिएशन आया था बच्चों। हम लोगों ने मेल और फीमेल एस्केरिस में डिफरेंस भी देखा था, और इनको नीमाटोडा कहा जाता है, आपको पता ही है, थ्रेड वर्म। इसी परिवार का एक मेंबर हम लोगों ने देखा था बुचरेरिया बैंक्रप्टी या बुचरेरिया मलाई, जिससे एक खतरनाक बीमारी होती है बच्चों, दैट इज फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस, फील पाँव या हाथी पाँव। बिकॉज बुचरेरिया बैंक्रप्टी इज द पैरासाइट ऑफ लिम्फ नोड ऑफ लोअर लिम्स, और जिससे लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं और स्किन पैरों का थिकर हो जाता है, पैर पूरा का पूरा अब एलिफेंट जैसा अपीयर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम दैट इज एनिलिडा। एनिलिड्स ग्रीक वर्ड होता है बच्चों। एनिलिड्स का मतलब ही होता है सेगमेंटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटामेरिज्म इज फाउंड इन फाइलम एनिलिडा। दे आर हर्माफ्रोडाइट एनिमल, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी होती है, और इनकी बॉडी डिजाइन ट्यूब विद इन ट्यूब वाली होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड भी होगा बच्चों एनिलिडा में। जैसा कि मैंने आपको बताया ही, एनिलिड सेगमेंटेड होते हैं, इनमें ककून का फॉर्मेशन होता है, और एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाने की वजह से यह क्रॉस फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसमें दो अर्थवर्म उल्टे डायरेक्शन में जक्स्टापोजिंग बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में, जक्स्टापोजिंग डायरेक्शन में मिलते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रहा होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज नेफ्रिडिया और नेफ्रिडियोपोर्स। नेफ्रिडियोपोर्स आर प्रेजेंट इन द लास्ट 4-5 segments of earthworm which are responsible for the elimination of nitrogenous waste material. So you are seeing here that earthworm has regeneration capability also. You are seeing here the regeneration in earthworm. Now start the largest phylum of kingdom Animalia, that is Arthropoda. Children, you know that arthropods are the jointed legs. Arthro means jointed, poda means legs. So they have jointed legs, 3 pairs of legs and compound eye. Their body is divided into head, thorax and abdomen. Okay, and in each eye they have thousands of smaller eyes to enhance the night resolution, that is well known as ओमाटिडिया। इसको ओमाटिडिया कहते हैं बच्चों। आर्थ्रोपोड्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की भी अगर बात करें हम, तो आर्थ्रोपोड्स बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं एंशिएंट टाइम से ही यह हमारे मेन फूड क्रॉप को पॉलिनेशन करा रहे होते हैं। इसके अलावा लैक कल्चर, सेरी कल्चर, एपी कल्चर हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। यह ऐसा परिवार जहां पर पहली बार जो है डिवीजन होता है लेबर का डिवीजन यहाँ पर पहली बार होता है। आप देख रहे हैं सिल्क मॉथ से, ध्यान दीजिए, सिल्क मॉथ से सिल्क ऑब्टेन होता है, सेरी कल्चर बोलते हैं। हनी बीज से हनी और वैक्स ऑब्टेन होता है, एपी कल्चर बोलते हैं। लैक इंसेक्ट टेकार्डिया लेक्का से लैक ऑब्टेन होता है, दैट इज लैक कल्चर। कुछ आर्थ्रोपोड्स जैसे कि क्रैब, प्रॉन और लोबस्टर जो है फूड आइटम्स के रूप में यूज भी किए जाते हैं। प्रॉन जो है हाई न्यूट्रिशियस माना जाता है बच्चों, दैट इज सो कॉल्ड झींगा मछली इनफैक्ट, दैट इज प्रॉन। एंड्स और टर्माइट्स हैं जो कि प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बच्चों, और सॉइल को एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट से। So these are the economic importance of arthropods also, children. Now we have discussed the Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Eschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echino-mollusca. We have basically discussed till Arthropoda, and now start the next phylum, that is Mollusca. क्योंकि पूरे एक महीने के कोर्स को हम लोग को डिस्कस करना है बच्चों, तो अलग अलग पीपीटीज के थ्रू मैं पूरे ही कोर्स को आपको डिस्कस कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। लेकिन आपका मुझे बस इतना ही सहयोग चाहिए कि आप फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ अटेंटिव होकर पूरी चीजों को सुनते चले जाइएगा। आर्थ्रोपोडा के बाद अगला परिवार आ गया मोलस्का। मोलस्कस, they are said to be as calcareous animal because they have the exoskeleton that is mental, made up of calcium carbonate. इनकी बॉडी हेड, विसरल हम्प और मेंटल में डिवाइड होती है। विसरल हम्प के थ्रू ही न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और सभी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करते हैं। एक चीज और बच्चों, यही वो परिवार है जिसमें पहली बार मस्कुलर फूड्स अराइज्ड होते हैं, फाइलम मोलस्का। और आर्थ्रोपोड्स के बाद यह सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि इनके पास जो मेंटल कवरिंग है, प्रोटेक्टिव
कवरिंग है मेंटल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वह इन्हें तमाम प्रीडेटर से और जो है अनफेवरेबल कंडीशन से सेव कर रही होती है, बचा रही होती है, इसीलिए इनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। बॉडी इनकी हेड, विसरल मॉस और वेंट्रल फूड में डिवाइड होती है, जो कि मस्कुलर फूड होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहली बार मस्कुलर फूड मोलस्का फाइलम में राइज होता है। मेंटल देख रहे हैं आप, मेंटल होता है। अनसेगमेंटेड बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाता है। मस्कुलर फूड मैंने बताया अभी आपको, लोकोमोशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स पाए जाते हैं। यह फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन दोनों ही हैबिटेट में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। सेक्सेस सेपरेट है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच की तरीके से ही। और यहाँ पर हेड का कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज सिविलाइजेशन। हेड अलग हो जाता है और तब बाकी चीजें होती हैं। इन्हीं के एक्सोस्केलेटन, पाइला ग्लोबोसा वगैरह के एक्सोस्केलेटन शंख के रूप में आप देखते हैं, और यूनियोसेप्टम के एक्सोस्केलेटन सीपी के रूप में देखते हैं बच्चों आप। तो यह फाइलम मोलस्का। इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो बॉडी इज नॉन मेटामेरिक, नॉन सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर। सिलोमेट यानी सिलोम पाया जाता है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। फंडामेंटली बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से दो मिरर इमेज भागों में बांटे जा सकते हैं। टिपिकली एंटीरियर हेड होता है बच्चों इनके अंदर, अभी पीछे आपने देखा था इस चीज को, सिविलाइजेशन। और मस्कुलर फुट भी पाए जाते हैं, और सराउंडेड बाय थिन फ्लेशी एनवेलप मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज वेल नोन एज मेंटल। So my dear kids, after mollusca, now we are going to discuss the next important phylum of invertebrate, that is Echinodermata. Echino means कांटे and derm means skin, यानी इनके पूरे स्किन पर कांटे जैसी संरचना, स्पाइंस पाए जाते हैं। That's why this phylum is named as phylum Echinodermata। इसीलिए इनको Echinodermates कहा गया बच्चों। इस परिवार में स्टार फिश आता है। यहाँ पर जो है देखिए इनकी कैरेक्टर्स को, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, सेगमेंटेड इन 5 पार्ट्स, मल्टीपल ऑफ 5, दैट इज 5 आर्म्स। इन फैक्ट यहाँ पर 5 आर्म्स होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों ही पाए जाते हैं। सिलोमेट होते हैं यह, और इनकी पूरी स्टार फिश आप देख रहे हैं, इनकी पूरी फिजियोलॉजी जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम से जुड़ी होती है बच्चों। वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू इनकी पूरी फिजियोलॉजी हो रही होती है। वेंट्रल सरफेस पर माउथ और डॉर्सल सरफेस पर एनस होता है। इन पांचों आर्म्स में ट्यूब फीट्स लगे होते हैं, जिससे वाटर सर्कुलेट हो रहा होता है बच्चों। सो यू आर सीइंग हियर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम Echinodermata. I think that you have already noted all the things. Echinodermates are exclusively marine animals. Bilateral symmetry इनके लार्वल स्टेज में रहता है, लेकिन एडल्ट होने पे जब इनके पांचों आर्म वेल डिफाइंड हो जाते हैं, तब इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। They are triploblastic. Derm layers are ectoderm, mesoderm and endoderm. Organ system grade of organization. They have true coelom. तो यह फीचर्स आपने देखा Echinodermata का बच्चों, या Echinodermates के तमाम फीचर्स देख रहे हैं आप। स्टारफिश, सी लिली इसके एग्जांपल्स हैं। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्टिब्रेट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, दो डिविजन्स में एनिमल्स को बांटा गया था, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिसमें कि बैकबोन नहीं पाया जाता था, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता था, और वर्टिब्रेट्स जिसमें कि बैकबोन पाया जाता है बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा जो है परिवार, बेसिकली वर्टिब्रेटा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इस तरीके से वर्टिब्रेट्स डिवाइड हुए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे डिवीजन की, जो कि वर्टिब्रेट्स हैं। और वर्टिब्रेट्स को दो ग्रुप में बांटा गया, विच आर इग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, यानी जॉलेस और बियर्स जॉ। जॉलेस वाले जो ग्रुप थे इग्नेथा, उसमें एक क्लास आया साइक्लोस्टोमेटा। सर्कुलर माउथ इसके अंदर पाया जाता है बच्चों। हैग फिश इसका एग्जांपल था, याद होगा आपको। हैग फिश या मेरीन होते हैं और फ्रेश वाटर हैबिट में जाते हैं स्पॉनिंग करने के लिए, और व्हाइल रिटर्निंग बैक दे यूजुअली डाई। साइक्लोस्टोमेट, मिक्जीन और पेट्रोमाइजान इसका एग्जांपल देखा था बच्चों आपने। दे आर द एक्टोपैरासाइट एंड लिव ऑन द बेली ऑफ लार्जर फिशेस। नाउ सी हियर द ग्नेथोस्टोमेट्स व्हिच द एनिमल्स बियरिंग जॉस। सुपर क्लास में बांटा गया दो सुपर क्लासेस में, फिशेस और टेट्रापोडा। सुपर क्लास फिशेस मछलियों का परिवार, एंड फिशेस सुपर क्लास फिशेस डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस व्हिच आर कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस बोले तो कार्टिलेजिनस फिश, एंड ऑस्टिक थाइस बोले तो बोनी फिश। तो दो अलग अलग, इनको डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। और जब सुपर क्लास टेट्रापोडा, 4 पैरों वाले, 2 फोर लिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब, इनके अंदर 4 क्लासेस आते हैं बच्चों। एम्फीबिया, रेप्टिलिया,
एप्स और मेमेलिया। बच्चों आपको याद होगा डिवीजन वर्टिब्रेट्स को क्रेनियम के आधार पर भी एक रेनिएटा और क्रेनिएटा में बांटा गया था, और एक रेनिएटा को तीन फाइलम्स में बांटा गया था, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। लेकिन बाद में देखा गया कि हेमिकार्डेटा में नोटोकार्ड जीवन के किसी भी स्टेज में नहीं पाया जाता है। दैट्स व्हाई हेमिकार्डेट्स वर पुट एज द सेपरेट फाइलम अंडर डिवीजन वर्टिब्रेट्स आफ्टर इकाइनोडर्मेटा, whereas यूरोकार्डेट्स एंड सिफेलोकार्डेट्स ओवर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोकार्डेट्स। और जबकि यूरो और सिफेलोकार्डेट्स को मिलाकर प्रोटोकार्डेट्स कहा गया बच्चों। तो यहाँ देख रहे हैं आप हेमिकार्डेटा, जिसको इनवर्टिब्रेट्स में रख दिया गया बाद में। इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री थी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, एक्सक्लूसिवली मेरीन थे। बेलेनोग्लोसस आपने देखा था, याद करिए। बेलेनोग्लोसस का एग्जांपल यह देखिए बच्चों, बेलेनोग्लोसस या सैकोग्लोसस, जिसकी बॉडी प्रोबोस्किस, कॉलर और यहाँ पर देखिए ट्रंक में डिवाइड होती थी, या टेल होता था। और जबकि यह प्रोबोस्किस जो एक्सक्रीटरी पार्ट था, जो एक्सक्रीशन से जुड़ा था, एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है बच्चों यार, बेलेनोग्लोसस के एक्सक्रीटरी पार्ट को क्या बोलते हैं, तो जानते रहे प्रोबोस्किस। बेलेनोग्लोसस का एक और नाम मैंने आपको बताया था सैकोग्लोसस। ये हेमिकार्डेट्स हैं। और 5 कैरेक्टर्स की बात करें अगर हेमिकार्डेट्स के, तो दे आर मेरीन, सिलिएटेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, digestive tract is complete, they have organ system grade of organization, and they have dorsal nerve cord, sometimes hollow. That's why they put as invertebrate. And if we talk about the animal classification, then invertebrates and vertebrates, then vertebrates are divided into pieces: amphibia, reptilia, apes and mammalia children. So we are just going to discuss the vertebrates, different kind of vertebrates we are going to discuss children. And first of all we know that the vertebrates basically एक रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। तो एक रेनिएटा और क्रेनिएटा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बेलेनोग्लोसस तक तो हम लोगों ने देख ही लिया है, और जबकि दूसरी तरफ जो सुपर क्लास पीसेज है उसको 2 क्लासेस में बांटा गया है बच्चों, कॉन्ड्रिक थाइस और आस्टिक थाइस। तो मैं अभी आपको बता भी रहा था कि कॉन्ड्रिक थाइस जो कार्टिलेजिनस पीसेज है, और जबकि आस्टिक थाइस जो है यह बोनी पीसेज है। तो देखिए जरा ध्यान देंगे, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कॉन्ड्रिक थाइस और आस्टिक थाइस को, इस परिवार में हम लोगों ने और भी एग्जांपल देखा था बच्चों। बेलेनोग्लोसस तक तो हम लोग पढ़ लिए थे। यह देखिए, पहले आपको मैं एम्फिएक्सस से स्टार्ट करवाता हूँ। एम्फिएक्सस ध्यान दीजिएगा, एम्फिएक्सस और इसके बाद दिस वन एम्फिएक्सस और हर्डमानिया, दिस वन हर्डमानिया यूरोकार्डेटा से बिलोंग करता है, और जबकि यह एम्फिएक्सस ब्रैंकियोस्टोमा या सिफेलोकार्डेटा से बिलोंग करता है। चूंकि यहाँ पर एम्फिएक्सस के अंदर नोटोकार्ड परसिस्टेंट होता है हेड से टेल तक, और जबकि यहाँ पर हर्डमानिया के अंदर लार्वल टेल में नोटोकार्ड पाया जाता है। दैट्स व्हाई चिल्ड्रन हर्डमानिया मींस यूरोकार्डेट्स एंड एम्फिएक्सस मींस सिफेलोकार्डेट्स वर कलेक्टिवली सेड टू बी एज प्रोटोकार्डेट्स। इनको प्रोटोकार्डेट्स कहा गया बच्चों। और प्रोटोकार्डेट्स के बाद हम लोग आगे यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे थे। सर्कुलर माउथ इनके अंदर था, और फिर सुपर क्लास पीसेस जिसकी 2 कैटेगरी जानते हैं हम लोग, कॉन्ड्रिक थाइस और आस्टिक थाइस। सो लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम्स के लिए भी, यूनिट टेस्ट के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस। बच्चों आप जानते हैं कि कॉन्ड्रिक थाइस कार्टिलेजिनस फिश है। इनका स्केलेटन सिस्टम कार्टिलेज का बना हुआ है। इनके अंदर एयर ब्लैडर्स नहीं पाए जाते हैं। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इनका जो गिल स्लिट्स है वो विदाउट आपर्कुलम है, और स्केल्स आर हार्ड सेड टू बी एज प्लेकोइड स्केल्स। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कॉन्ड्रिक थाइस। एंड नाउ सी द आस्टिक थाइस। फीचर्स ऑफ आस्टिक थाइस which are commonly known as bony fishes. If you see the characteristic of bony fishes, they have the endoskeleton made up of bones. In fact, bony skeleton they have आस्टिक थाइस। एंड गिल्स इनका जो है प्रोटेक्टेड बाय अपर्कुलम, अपर्कुलम से प्रोटेक्ट होता है। इनका स्किन भी सॉफ्ट होता है, दैट इज सेड टू बी ए साइक्लोइड या टिनोइड स्केल। एयर ब्लैडर्स भी पाए जाते हैं बच्चों, जिसको स्विम ब्लैडर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो आस्टिक थाइस है, they are found in marine habitat as well as in fresh water habitat both, and they are edible also. I have given some examples also of the marine fishes as well as some edible fishes. Here you are seeing the आस्टिक थाइस, bass, tuna and catfish. Examples: rohu, katla and mangur. I have already told you which are the
examples of ostrich in fact. And now see the differences between cantic and ostrich. Cantic is the class of bony fishes. Basically, cantic is the class of cartilaginous, and ostrich is the class of bony fishes, children. So in this way, we have seen the various characters of division invertebrates and superclass fishes in fact. And after superclass fishes, children, we have to discuss about the another important class of division vertebrate, that is amphibia, फ्रॉग का परिवार बच्चों. और एम्फीबिया, एम्फी एंड बिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है यार. एम्फी मींस मिक्स, बिया मींस बायो मींस लाइफ, यानी ऐसी लाइफ जो वाटर और लैंड, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हैबिटेट में सरवाइव कर सकती है. दैट इज द फैमिली ऑफ फ्रॉग इन फैक्ट. पहली बार बच्चों इसी परिवार में आईलिड्स और टिम्पेनम यानी कान का पर्दा आया था. ध्यान रखें आप, टिम्पेनम दैट इज ईयर ड्रम and eyelids both are arised firstly in class amphibia. Their digestive tract, urogenital tract and reproductive tract open into the common chamber that is said to be as cloaca or cloacal chamber. They have four limbs, two forelimbs and two hind limbs. यहाँ लिखा हुआ है forearm या forelimbs. ओके, इसमें इस परिवार में इक्थियोफिश एक एग्जांपल है जो कि लिम्बलेस होता है. कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता भी है, तो याद रखेंगे आप. लिम्बलेस एम्फीबियन इज इक्थियोफिश. इक्थियोफिश कहा जाता है बच्चों इसको, या मेटामॉर्फोसिस भी करते हैं. टैडपोल लार्वा यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये लार्वल स्टेज बनाते हैं जिसको टैडपोल लार्वा कहा जाता है बच्चों. कैरेक्टर्स एम्फीबियंस के देख रहे हैं आप, वाटर और लैंड दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं. स्लाइमी या स्लिपरी स्किन इनका है. दे आर पोइक्लोथर्मस दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल. याद रखिए, फिशेज के बाद एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं. फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट था, जबकि यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा. 2 are kill and 1 ventricle. Okay, children. Now discuss the characters of another class that is also the most important class of vertebrates, that is reptilia. Reptiles, which are creeping vertebrates. Reptiles are creeping vertebrates, रेंग के चलने वाले कीड़े जिनके पास की वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है. They are said to be as reptiles. स्नेक की फैमिली, लिजार्ड की फैमिली, इनको डेंजरस फैमिली माना जाता है बच्चों, क्योंकि इनके स्किन या इनके माउथ में पॉइजनस ग्लैंड पाए जाते हैं. They are creeping and burrowing terrestrial animals with scales on their body. They are cold-blooded poikilothermous animals. Most of the warmer region of the world में पाए जाते हैं. स्किन इसका ड्राई है, ग्लैंड्स नहीं है स्किन में, इसीलिए ड्राई है. और जबकि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक and tail. Children, strong bony skeleton they are having and well developed lungs. एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मालूम होगा बहुत से स्नेक्स या स्नेक्स के परिवार के मेंबर्स पानी में भी पाए जाते हैं, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज्ड, दे ऑलवेज रेस्पायर थ्रू ओनली लंग्स. दे डोंट हैव गिल्स. गिल्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, दे हैव ओनली लंग्स. एंड दे आर टेट्रापोड्स, मींस 2 forelimbs and 2 hind limbs they are having, but snakes are limbless. ध्यान रखिएगा, सभी रेप्टाइल्स में 4 पैर होते हैं, 2 फोरलिम्ब और 2 हाइंड लिम्ब, लेकिन स्नेक्स आर लिम्बलेस चिल्ड्रन. ओके, नाउ रेप्टिलिया. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया यू आर सीइंग स्कल विद वन सरफेस, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, मेटानेफ्रिक किडनी होती है इनकी, कई नेफ्रॉन्स भी होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. ध्यान रखिए, फीमेल्स की बॉडी के अंदर एक एमनियोटिक है, एमनियोटिक फ्लूइड उसमें है, और एमनियोटिक एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है. ड्राई स्किन इसका होता है, जानते हैं, कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता बच्चों रेप्टाइल्स के अंदर. लिजार्ड देख रहे हैं एग्जांपल्स में, कोबरा स्नेक देख रहे हैं आप. एंड नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स व्हिच इज क्लास एप्स. क्लास एप्स यानी बर्ड्स की फैमिली बच्चों, पक्षियों का परिवार. जानते हैं आप, उड़ना तो सब कोई चाहता है, लेकिन उड़ पाते हैं केवल बर्ड्स ही, बिकॉज दे हैव एडाप्टेशन फॉर फ्लाइटिंग मैकेनिज्म. इनके अंदर फ्लाइटिंग मैकेनिज्म होती है. बॉडी इज बोट शेप्ड, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. आगे वाले पैर विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं बच्चों. दे आर फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल. ये पहले वार्म ब्लडेड एनिमल है, जो कि कोल्ड ब्लडेड नहीं बल्कि वार्म ब्लडेड है. एंड दे हैव कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 आर्किल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. रेप्टाइल्स में केवल एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे, क्रोकोडाइल को, जिसमें कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में, क्योंकि वेंट्रिकल्स में एक फॉल्स सेप्टम आ जाता है बच्चों. As you are knowing that evolution is stepwise gradual modification. धीरे धीरे होने वाला क्रमिक विकास ही इवोल्यूशन कहलाता है. तो चूंकि यह धीरे धीरे होने वाला क्रमिक विकास है, इसलिए आप हर एक क्लास, हर एक फाइलम में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन जरूर देखते चले जा रहे हैं.
and apes having four chambered heart, well developed nervous system. Nervous system भी well developed है, fully ossified skeleton है, इनका बोन्स hollow है, flexible है, जिसमें एयर भरा जा सकता है, लचीला होने की वजह से आसानी से ये मोड़ सकते हैं. They don't have tooth. There is the presence of beak or bill. Children, here note it that they have the beak. Okay, they don't have tooth. And adaptation, you know, the flighting adaptation, high metabolic rate, vertebral column modified for flight. They are light in weight. Bones are lightened by numerous air spaces because bones are hollow. In fact, they are horny bills are big. In fact, they have lack of teeth. I have already told you. First four chambered hearted animal, first warm blooded animal, सुपर इफिशियंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. अगर हम कोलंबा लिबिया की बात करें कबूतर की, तो उसमें 9 लंग्स पाए जाते हैं बच्चों, विच आर सेड टू बी एज एयर सैक्स. ओके, so these are the features of apes. You are seeing here the Sitacula, that is parrot, the Columba libia, that is the pigeon, and Carvus, that is the crow, which are the example of class apes. And now we have reached the last but the most important class of vertebrates, that is class Mammalia. मेमेलरी ग्लैंड पाए जाते हैं. मदर फीड देयर बेबीज विद मिल्क. मदर मिल्क अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग कराते हैं. मेमोरी ग्लैंड पाए जाने की वजह से बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर. देखिए कैरेक्टर्स को देखिएगा आप इसको. द प्रेजेंस ऑफ हेयर आर फर. स्वेट ग्लैंड्स भी स्किन में पाया जाता है. स्पेशलाइज्ड ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. मिडिल आस्किल्स 3 पाए जाते हैं बच्चों, जानते हैं आप, हैमर, एनविल और स्टिरअप. 3 मिडिल ईयर्स, जिनको कि ईयर आस्किल्स भी कहे जाते हैं. स्पेशलाइज्ड टीथ जानते हैं आप, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर. 4 chambered heart, 2 arcuate and 2 ventricles. You are seeing here the mammalian characteristic children, that is mammary glands for nursing young. सभी कैरेक्टर मैंने बताया आपको पहले ही. एक्सटेंसिव पोस्ट नेटल केयर. पेरेंटल केयर इज मैक्सिमम इन क्लास मेमेलिया. सबसे अधिक पेरेंटल केयर पाया जाता है. एंडोथर्मिक होते हैं. बॉडी का टेम्परेचर ब्लड रेगुलेट करता है. ये नहीं कि एक्सटर्नल टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा. एक्सटर्नल टेम्परेचर कोई भी रहे, हम इंग्लैंड में हो या वेस्ट इंडीज में, हम जनवरी के महीने में हो या जून के महीने में, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है बच्चों. बिकॉज वी आर एंडोथर्मिक. हम लोग एंडोथर्मिक होते हैं. होम्योस्टेसिस होता है हमारे अंदर, एंड आवर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाई ब्लड. Children, one more thing is here important to note that class Mammalia is basically divided into Therians and Protherians. तो जो यह Protherians देख रहे हैं बच्चों, यह Protherians में मेमोरी ग्लैंड तो पाया जाता था, but they are oviparous. Example Echidna and Platypus. और जबकि Therians जो होते हैं यह viviparous होते हैं, लेकिन इनमें भी 2 कैटेगरी देख रहे हैं बच्चों आप. तो यह Metatheria and Eutheria. Metatherians बेसिकली, मेटाथेरियंस में कंगारू का परिवार, दैट इज मैक्रोपस आता है. यह मार्सुपियल्स होते हैं बच्चों. दे आर विविपेरस एंड दे हैव मेमोरी ग्लैंड आल्सो, बट दे गिव बर्थ द इमेच्योर बेबी एंड दे प्रोवाइड पेरेंटल केयर टू बेबी इनसाइड द एक्सटर्नल पाउच व्हिच इज अटैच्ड विद देयर एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज वेल नोन एज मार्सुपिया. आपने डिस्कवरी पर देखा भी होगा, कंगारू अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उस मार्सुपिया नामक थैली में रख लेता है फॉर द फर्दर पेरेंटल केयर. एंड व्हेन बेबी बिकम्स मैच्योर देन इट कम्स आउट फ्रॉम द मार्सुपिया फॉर फर्दर लाइफ. सो दे आर सेड टू बी एज मेटाथेरियंस एंड यूथेरिया, दैट इज डेवलप्ड मैमल. यू मींस टू आर डेवलप्ड, थेरिया मींस मैमल्स. So they are developed mammals. Example rat, cat, lion, and the most important example is man. यूथेरियंस में भी बच्चों आप जानते हैं 2 कैटेगरी होती है यहाँ पर, एक नॉन प्राइमेट्स की और एक प्राइमेट्स की. जैसे आपने यहाँ पीछे देखा तो यह यूथेरिया में भी 2 कैटेगरी है. जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल पाया जाता है और वह सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, डॉग, कैट. और जबकि जो यूथेरियंस में के अंदर प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और वह कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, जैसे monkey, apes, and the best example is man, that is Homo sapiens. Okay, children. Now see here the characteristic features and comparison between all the classes of vertebrates. First, fish, that is superclass fishes. You are seeing here 2 classes, chondric thighs and ostrich thighs. स्केल्स पाए जाते थे, वाटर में रहते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं. हार्ट 2 चैम्बर्ड है, यूनिडायरेक्शनल ब्लड का सर्कुलेशन है. एम्फीबियंस वाटर और लैंड दोनों जगह पर रह सकते हैं. बॉडी 3 चैम्बर्ड, आपने देखा, हार्ट 3 चैम्बर्ड,
2 आर किल, 1 वेंट किल। यहाँ पर क्लोएका चैम्बर पाया जाता था, आपने देखा। आईलिड्स फर्स्टली अराइज्ड एंड टिम्पैनम फर्स्टली अराइज्ड। क्लास रेप्टाइल्स, फैमिली ऑफ स्नेक्स। यहाँ स्केल्स पाए जाते थे। बॉडी स्किन इनका ड्राई था, स्वेट ग्लैंड या कोई इस तरह के ग्लैंड्स नहीं थे। कोल्ड ब्लडेड दे आर। इसके बाद आपने एप्स देखा, चौथा परिवार एप्स, फैमिली ऑफ बर्ड्स, जिसमें फेदर थे, वार्म ब्लडेड थे। फर्स्ट वार्म ब्लडेड एनिमल्स, 4 limbs are modified into wings for flighting adaptation, and their bones are ossified. Basically, bones are hollow and flexible. And the last class, that is mammalia, mammals, they have hairs or fur on body surface. Warm-blooded animals, mammary glands they are having, and they give the birth to completely young ones, may be completely developed young ones, and they respire through lungs. So, my dear kids, in this way we have discussed the first chapter of our syllabus, that is kingdom Animalia, and let us start the chapter 5, that is morphology of flowering plant. बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम लोग को पूरा ही चीज रिवाइज कर लेना है, जो कि हमारे यूटी 2 का सिलेबस है। तो इस क्रम में अभी तक हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया पूरा रिवाइज कर लिया। अब आइए हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आप जानते हैं मार्फोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फीचर। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम लोग रूट, स्टेम और लीफ देखते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के अंदर फ्लावर्स और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स। So my dear kids, first of all see here the diagram of root regions, having region of meristematic activity, region of elongation, and region of maturation. And this one is the root cap, just preventing the root surfaces, and this one is the unicellular root hairs. ये unicellular root hairs हैं, इनका सेल वॉल बहुत ही थिन और ट्रांसपेरेंट है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा होता है और कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करता है बच्चों। तो यह रूट का स्ट्रक्चर, रूट का नॉर्मल काम आपने क्या देखा कि प्रोवाइडिंग फाउंडेशन एज वेल एज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, बट if root provides some another ones and modify into some another form, then it is said to be as modification of root. So see here, modification of root. You are seeing here the roots arise on the shoot system and grow downwardly toward the gravity, in fact, and just on the banyan tree surfaces. And this one is prop root. इसको prop root कहा जाता है बच्चों। जबकि शुगर केन में आप देख रहे हैं यहाँ गन्ने के अंदर साइंटिफिक नेम सैक्रम अफिसिनेरम, और जबकि बेनियान ट्री का साइंटिफिक नेम होता है फिकस बेंगेलियंसिस। तो बेनियान ट्री में आपने प्रॉप रूट देखा, और जबकि यहाँ सैक्रम अफिसिनेरम यानी कि शुगर केन में आप नोट्स पे यहाँ पर एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट देख रहे हैं बच्चों। दिस वन इज सो कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट। इसको स्टिल्ट रूट कहा जाता है। स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट्स are providing mechanical support. See here some food storage root, turnip, carrot and sweet potato. These are the example of food storage root. यह रूट का नॉर्मल काम नहीं बच्चों। रूट का नॉर्मल काम है फाउंडेशन प्रोवाइड करना और वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, लेकिन यहाँ पर रूट फूड स्टोर कर रहा है। इट इज सेड टू बी एज फूड स्टोरेज रूट। जबकि इस केस में आपने देखा रूट्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। और यहाँ देखिए बच्चों, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अगर स्टेम में देखें हम मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पे कॉर्म, राइजोम, बल्ब और ट्यूबर तमाम एग्जांपल्स देख रहे हैं हम। ट्यूबर जानते हैं आप, सोलेनम ट्यूबरूसम, आलू की आंख, और आलू के अंदर बड्स या ट्यूबर्स बनते हैं जहां से यह नया प्लांट निकल के आता है। सिमिलरली ओनियन में आप जानते हैं बल्ब, दैट इज एलियम सेपा, और राइजोम को आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल स्टेम बेसिकली राइजोम, उसको कहा जाता है जिंजिफर ऑफिसिनेलिस, दैट इज जिंजर। और बच्चों, if we talk about the modification in leaves, then vegetative propagation has been seen in two angiospermic plants, bryophyllum and begonia. ब्रायोफिलम और बिगोनिया में लीव्स के ऊपर ही बर्ड्स निकल आते हैं, और यह फोलियर बर्ड होते हैं जहां से नए प्लांट बॉडी अराइज हो जाते हैं बच्चों। दिस वन इज स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन सेड टू बी एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Since we are discussing the morphology, that is external structure and feature, so first of all see the diagram of a typical leaf. एक कंप्लीट लीफ का डायग्राम देख रहे हैं आप। इस लीफ के सरफेस को लीफ ब्लेड या लेमिना, और जबकि बीच में यहाँ पर मेन वेन या मिड रिप दिखाई दे रहा है, जिससे कि वेन्स या वेनलेट्स अराइज होते हैं बच्चों। यह वेन्स हैं, देख रहे हैं आप। और जबकि यह डेंटल कोलेनकाइमेटस टिश्यू का बना हुआ पेटियोल
इसको पेटियोल बोलते हैं। लीफ का स्टॉक या डंठल बोलते हैं। दैट इज सेड टू बी एज पेटियोल इन बायोलॉजी, मेड अप ऑफ कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रोवाइडिंग लिटिल बिट मैकेनिकल सपोर्ट. So children, now see the venation. Here you are seeing the venation, that is the arrangement of veins on the leaf blade or lamina is said to be as venation. ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि वेनेशन क्या होता है. तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ लेमिना इज सेड टू बी एज वेनेशन. और दो तरह के वेनेशन देख रहे हैं आप, रेटिकुलेट और पैरेलल. You know very well that reticulate venation is found in dicots, whereas parallel venation is found in monocots. और जबकि यहाँ पर टाइप ऑफ लीफ की बात करें तो यह देखिए बच्चों एक सिंपल लीफ है जिसमें इंसिजन ही नहीं होता है, और जबकि यह दोनों कंपाउंड लीफ है बच्चों जिसमें इंसिजन यानी कटान होता है लीफ सरफेस पर, एंड इंसिजन टचेस द मिड लीफ एंड जस्ट ऑन टच पॉइंट सेवरल लीफलेट्स आर अराइज्ड. चिल्ड्रेन, इफ लीफलेट्स आर अराइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ रैकिस, अगर रैकिस की दोनों तरफ लीफलेट्स अराइज्ड होते हैं जैसा यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसको बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ. और जबकि इफ लीफलेट्स आर अराइज्ड एट द टॉप ऑफ पेटियोल, और अगर पेटियोल के टॉप पर सेवरल लीफलेट्स अराइज्ड हो जाएंगे इस तरीके से, तब इसको बोलेंगे बच्चों पामेटली कंपाउंड लीफ. तो यहाँ पर आपने देखा सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड के अंदर पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ. और जबकि यहाँ पर आपने वेनेशन देखा बच्चों, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन फाउंड इन डाइकॉट and parallel venation found in monocot. Children, now let us discuss about the flower, that is the reproductive organ. In fact, flowers are the reproductive organ. You know very well, flowers are the reproductive organ because flowers are the main reproductive organ having male and female reproductive organs, and the arrangement of flower is well known as inflorescence. So see here, inflorescence, and I will just elaborate the structure of flower also. Children, flower, a typical flower, बेस थैलेमस या रिसेप्टिकल, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को कैलिक्स या सेपल, कलरफुल पार्ट को करोला या पेटल, स्टेमेन यह है सबको मिलाकर एंड्रोसियम, इंडिविजुअली स्टेमेन, और बीच में आपको गाइनोसियम दिखाई दे रहा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, इंडिविजुअली सेड टू बी एज पिस्टिल और कार्पेल. बच्चों, स्टेमेन के अंदर एंथर लोब्ड होता है, बाइलोब्ड एंथर, और इसके बाद एक फिलामेंट होता है, और जबकि गाइनोसियम के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और बेसल सोलन पार्ट ओवरी होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं बच्चों. और अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस की बात मैं कर रहा था. इन्फ्लोरेसेंस दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. और इन्फ्लोरेसेंस दो होता है, अगर जल्दी जल्दी हम बात करें, दो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज और साइमोज. पता है आपको कि इफ फ्लावर्स आर अराइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लोरल एक्सिस एंड फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, तब हम बोलेंगे रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस. और अगर फ्लावर्स आर जस्ट अराइज्ड एट द टिप ऑफ फ्लोरल एक्सिस एंड इट स्टॉप टू ग्रो, देन इट इज सेड टू बी ए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. तब उसको क्या कहेंगे? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस. तो दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस दिखा आपने. रेसिमोज में ऐसा फ्लावरिंग अरेंजमेंट होता है इन विच द ग्रोइंग रीजन एट द टिप ऑफ फ्लावर स्टॉक कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू फ्लावर बड्स ड्यूरिंग ग्रोथ. एज ए रिजल्ट जो सबसे यंगेस्ट फ्लावर होगा बच्चों वो एकदम ऊपर होगा टॉप पे, और जो एकदम ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो एकदम बेस होगा, बेस स्टॉक के बेस पर. देख रहे हैं आप इस तरीके से, यंगर वाला सबसे ऊपर और ओल्डर वाला सबसे नीचे होता चला जाएगा. और जबकि यहाँ पर इसको जो है रेसिमेज में चल रहा है, और जबकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा? टाइप ऑफ फ्लावरिंग शूट in which the first form flower develops from the growing region at the top of the flower stalk. या फ्लावर स्टॉक के एकदम टॉप पे ही ग्रो कर जाएगा, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगा. यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों आप, ये फ्लावर स्टॉक के सबसे ऊपर ही फ्लावर अराइज हो गया है, जिसकी वजह से फ्लावर स्टॉक स्टॉप टू ग्रो, ये रुक जाएगा. और अब हम लोग बात करते हैं एस्टिवेशन की. एस्टिवेशन आप जानते हैं मार्फोलॉजी में हम लोग प्लांट्स के एक एक पार्ट्स के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं, और फ्लावर के अरेंजमेंट पढ़ने के बाद अब हम लोग फ्लावर्स के एक एक पार्ट का अरेंजमेंट पढ़ेंगे. सबसे पहले एस्टिवेशन, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन देयर रेस्पेक्टिव वर्ल. अपने अपने घेरे में अपने अपने मेंबर्स के साथ जो अरेंजमेंट सेपल और पेटल का होता है, दैट इज सेड टू बी एज एस्टिवेशन. देखिए यहाँ पर आपको पता है बच्चों कि चार तरीके के एस्टिवेशन होते हैं, वाल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी.
Valvate estivation में sepals or petals overlap each other. Do not overlap each other. Just touches the boundaries or just touches the margins. In twisted estivation, sepals or petals overlap each other but in fixed direction. That's why it appears in twisted manner. Imbricate In imbricate estivation, sepal or petal overlap each other in their respective wall, but not in the fixed direction. That's why they are not appear like twisted. Okay, their appear overlapping is not in each fixed. Direction of overlapping is not fixed. And the last one is the special kind of estivation, दैट इज सो कॉल्ड एज बैक्सिलरी एस्टिवेशन। बैक्सिलरी एस्टिवेशन में बच्चों एक सबसे बड़ा करोला होगा जो दो छोटे करोलास को ओवरलैप कर रहा होगा, और यह दोनों पेटल अपने से दो छोटे वाले पेटल्स को ओवरलैप कर रहे होंगे जो कि आपस में भी जुड़े रहेंगे। दैट्स व्हाई यू हैव सीन द आज तो हम लोग फ्लोरल फार्मूला अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपको याद हो गया होगा कि फैबेसी का जब हम करोला लिखते हैं तो लिखते हैं 1+2+2 इन ब्रैकेट। तो यह दो ब्रैकेट में इसीलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि यह दो पेटल्स आपस में भी जुड़े रहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड दिस वन इज बैक्सिलरी। नाउ सी द प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट। एक एक अरेंजमेंट पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी में देखने जा रहे हैं बच्चों। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स within ovary is known as placentation, and five kind of placentation we have seen: marginal, axial, parietal, free central and basal. Children, in marginal placentation we have seen that placenta forms the ridge and ovules are arranged on either side like P. In axial placentation, here the multilocular ovary and ovules are arranged in each locules like this, and here in the example is tomato, here the example is P. Rhizome sativum. Example is tomato. Scientific name Lycopersicum esculentum. Here you are seeing the parietal placentation in which ovules are arranged on the peripheral wall of ovary. Example is mustard, Brassica campestris, and later on a false septum is arranged. यहाँ parietal वाले में एक false septum भी बीच में बनता है बच्चों, बाद में याद रखेंगे आप। And the number 4 is free central presentation. Free central presentation, evening primrose, that is Oenothera lamarckiana and dianthus. Both are the example. And here the ovules are arranged just at the center of ovary. And this one is basal, in which ovule becomes basal. Placenta become basal in fact, and a single ovule is attached with it. Placenta become basal and a single ovule is attached with it. This one is basal presentation, and best example is sunflower. Scientific name is Helianthus anus. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने प्लेसेंटेशन भी देख लिया, और अब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बाद आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे बच्चों और बात करेंगे जो है अब इन्फ्लोरेसेंस के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अरेंजमेंट में, और अब फ्लावर का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। Position of on the basis of position of gynosium with respect to other members of flowers which are sepals, petals and androsium. And you know, on the basis of position of gynosium, flowers are divided into three types, which are hypogynous, perigynous and epigynous. In hypogynous flower, gynosium occupies the supermost position and rest of the part of flower are present at the below it in fact, and the ovary of such flowers are said to be a superior ovary. आप जानते हैं तीनों ही फैमिली जो आपके कोर्स में थी, तीनों में ही सुपीरियर ओवरी यानी कि हाइपोगाइनस फ्लावर था बच्चों, जबकि पेरीगाइनस फ्लावर्स में गाइनोसियम ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन and rest of the part of flowers are arranged at its rim. That's why ovary is said to be as half inferior ovary. And here in epigynous flower, you are seeing that thalamus or receptacle grows upwardly, encloses the thalamus or receptacle grows upwardly and encloses the ovary, and rest of the part are arranged upon it. And this one is, and such ovary is said to be as inferior ovary. So you are seeing here the superior ovary, half inferior ovary and inferior ovary. Actually in hypogynous flower ovary is superior, in perigynous flower ovary is half inferior, and in epigynous flower ovary is inferior. Children, here you are seeing the parts of flower which we already discussed. पार्ट्स ऑफ फ्लावर में बच्चों कैलिक्स और करोला को नॉन इसेंशियल या एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है, जानते हैं आप। सेपल्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं,
पेटल्स कलरफुल होने के कारण इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए, लेकिन इसी तरीके से पॉलिनेशन भी हो जाता है। और जबकि इसेंशियल वर्ल या रिप्रोडक्टिव वर्ल जो है वह है एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम इज मेल सेक्स ऑर्गन इंडिविजुअली सेड टू बी एज स्टेमेन and gynoecium is female sex organ individually said to be as carpel or stem। स्टेमन के बच्चों दो भाग होते हैं, आप जानते हैं, एंथर और फिलामेंट। और जबकि कार्पेल्स के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पीछे मैंने इसको समझाया था बच्चों आपको। एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्रूट्स। You know, fruits are the modified form of ovary, modified part of ovary, in fact, that is called as fruit. After fertilization, ovaries are modified into fruits. And you are seeing here the diagram of mango and coconut fruits. In fact, that is mango, that is dicot, Mangifera indica, and coconut, that is monocot, Cocos nucifera। In mango, you are seeing here the epicarp, जो छिलका होता है, outer portion, epicarp, mesocarp, जो गूदा जो खाया जाता है, edible portion, that is mesocarp, and this one is endocarp, the hard covering of seed, and this one is seed। Children, this one is the dicot seed। As you know, dicots are ex-albuminous or non-endospermous. That's why seed are covered by hard covering, that is endocarp। And here this one is monocot। Monocots are endospermous or albuminous। That's why endospermous is filled inside the embryo sac। हम लोग नारियल पानी को देखते भी हैं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं नारियल पानी के लिए, क्योंकि नारियल पानी जो है एंडोस्पर्म होता है, वो दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल containing high nutrients। And here this one is brownish portion, the mesocarp, and then the seed is edible। In fact, in seed this one is edible portion, children, and in monocot Cocos nucifera। Now come to the seeds। After fruits, discuss about seeds। Seeds are the modified form of ovules after fertilization। Ovules are modified into seeds, and as you know, seeds are of two types, dicot and monocot। You are seeing here the dicot seed gram। In dicot seed there is two cotyledons, presence of two cotyledons, and this one is the embryonal axis consisting plumule and radicle। During seed germination, enzymatic activity takes place in the presence of water, and plumule grows in optimatic direction to forming shoot system, and radicle grows in geometric direction to forming root system। Children, this one is gram, dicot, example of dicot। And now see the example of monocot, that is maize grain। Maize grain, that is the example of monocot, children. It is endospermous। As you are knowing that monocots are endospermous or albuminous। Since monocots are endospermous or albuminous, because they are having endosperm, that is the reserve food मटेरियल। चूंकि यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, अभी आपको मैंने नारियल पानी दिखाया था, कोकोनट का एग्जांपल, that is also the example of monocot, scientific name Cocos nucifera। And now you are seeing here the LS of maize grain, that scientific name Gia maize, that is the example of monocot। You are seeing here the pericarp and the seed coats are fused together, that's why the seed is said to be as grain। And here endosperm is present, and here the main difference from dicot, you are seeing in dicots plumule and radicals are not covered by protective sheath, but here in monocots you are seeing that plumule is protected by coleoptile and radical is protected by coleorrhiza। This one is the difference from dicot seed। Children, you are seeing dicot seed में हम लोगों ने देखा seed coat is distinct from the fruit wall, और जबकि monocot seed में seed coats of fruit wall are completely fused। Okay, in dicot seed we have seen that there are two cotyledons, but here in monocots there is only one cotyledons। Dicots are ex-albuminous, that is non-albuminous, it means endosperm is absent, whereas monocots are albuminous, endosperm is present। And in dicots we have seen that plumule and radicals are without any protective sheath, but in monocot seed we have seen that plumule is protected by coleoptile, whereas radical is protected by coleorrhiza। So my dear kids, in this way we have seen the morphology of flowering plants, we have seen the various structures of plants, vegetative and reproductive parts, we have seen so many parts in fact। And then now we are going to start the last topic of our UT2 syllabus, that is in fact animal tissue। So my dear kids, we are going to start the next chapter and next topic, that is animal tissue। फैमिली, अभी हम लोगों ने रिवाइज कर ही लिया था
एबेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी उसका कैरेक्टर्स आपको पता ही है। फैमिली में बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, उसी में आपको फ्लोरल फार्मूला अगर आपने याद कर लिया और फ्लोरल डायग्राम आप बनाना सीख गए तो पूरा कैरेक्टर्स आप खुद ही लिख सकते हैं अपने आप। जानते हैं सबसे पहले सेक्स, फिर सिमेट्री और उसके बाद कैलिक्स के बारे में, करोला के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में और गाइनोसियम के बारे में लिखना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कल के टेस्ट के लिए बच्चों किंगडम एनिमेलिया यानी एनिमल किंगडम को पूरा रिवाइज कर लिया। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द थर्ड टॉपिक ऑफ आवर UT2, दैट इज एनिमल टिश्यू। My dear kids, you are knowing that there are four kind of animal tissue: connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So let us discuss first of all their origin and function. एपिथेलियल टिश्यू जानते हैं आप, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों से ही ओरिजिन होता है। प्रोटेक्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। Second one is connective tissue. Connective tissue are always mesodermal in origin. They support the body parts. They bind the body parts. Storage, protection, and circulation is provided by blood and lymph. Children, you know very well that all the connective tissue are mesodermal in origin. Third one is muscular tissue, providing beauty and shape. It is originated through mesoderm, in fact. एंड फंक्शन इज कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट, क्योंकि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब मसल्स में होता है तभी हम लोकोमोशन और मूवमेंट शो कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू या यू कैन से न्यूरल टिश्यू, परफॉर्मिंग कंडक्शन एंड कंट्रोल एंड ओरिजिनेटेड थ्रू एक्टोडर्म। सो माय डियर किड्स, यू आर सीइंग हियर द इलेबोरेटेड चार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। फोर काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू यू आर सीइंग: एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। एपिथेलियल भी अब देखिए अपने लोकेशन और फंक्शन के आधार पर, नाम से तो पता चल ही रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू बॉडी या बॉडी पार्ट्स की बाउंड्री बनाता है, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अब लोकेशन और फंक्शन के आधार पर एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 टाइप्स इन फैक्ट, व्हिच आर स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड कॉलमनर एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। Similarly, on the basis of structure and function, muscular tissue are also divided into striated, unstriated, that is smooth, and cardiac muscles. Connective tissue are divided on the basis of their physical appearance and function, that is fluid, skeletal, and proper connective tissue. Fluid connective tissue comprising blood and lymph. Skeletal tissue are bone and cartilage, whereas proper connective tissue, which are connecting different parts of our body, are areolar, adipose, and ligament, tendon, are dense fibrous connective tissue. And here you are seeing the nervous or neural tissue consisting nerve cells, and nerve cells are of 3 types, which are sensory neuron, motor neuron, and mixed neuron. Children, so let us start the first animal tissue, that is epithelial tissue. Children, as you know that epithelial tissue are of 5 kinds. तो एक एक एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन और लोकेशन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्वेमस पढ़े थे, तो पहले हम लोग स्क्वेमस से ही शुरुआत करेंगे बच्चों। क्या देखिए, स्क्वेमस एपिथेलिया आर कॉमन वेयर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट। दे आल्सो प्ले अ रोल इन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। ये बेसिकली स्किन में पाया जाता है और इंपॉर्टेंट पार्ट्स एल्विलाई वगैरह में, लंग्स के एल्विलाई वगैरह में पाए जाते हैं। तो यह स्क्वेमस के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू में क्यूब शेप्ड सेल्स रहेंगे, यह एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेदार होंगे। दे आर मेनली फाउंड इन द नेफ्रॉन ऑफ किडनीज। नेक्स्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर मींस पिलर लाइक सेल्स, इनके पास पिलर लाइक सेल्स होंगे, कॉलम जैसे सेल्स होंगे, और यह जो है हमारे जो कॉलमनर हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार होंगे, सिक्रीशन के लिए जिम्मेदार होंगे बॉडी के अंदर। एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कॉलमनर वाले स्टमक और इंटेस्टाइन में रहेंगे। और नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमनर। सिलिएटेड कॉलमनर नाम से ही आपको पता चल रहा है, इनके पास भी पिलर शेप्ड सेल्स रहेंगे, लेकिन फ्री एंड पर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन अपीयर होंगे, जिनको सिलिया कहा जाता है। यह बेसिकली ट्रैकिया में, विंड पाइप में और फीमेल्स के बॉडी के अंदर ओविडक्ट में पाए जाते हैं बच्चों। ओविडुकल फनेल में, जो फिम्बरी भी बोलते हैं इसको, ये फिम्बरी या ओविडुकल फनेल के थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान ओवम को रिसीव करता है सिलिया के थ्रू। दैट इज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और मैंने आपको बताया ही है कि ग्लैंड जहां पर भी आ जाए बायोलॉजी में,
ग्लैंड का मतलब होता है सिक्रेटरी। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि एक्टोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं। एक्टोक्राइन आर डक्टेड ग्लैंड्स secreting enzymes in fact, and endocrine are the ductless glands secreting hormones directly into the blood. So children, after completion of the epithelial tissue, let us discuss about the muscular tissue which provide us beauty and shape, provide our body beauty and shape. Children, there are 639 muscles present in human body. Please note it. यह संख्या कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में एम्स के नीट के कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? तो यह संख्या एकदम फिक्स्ड है बच्चों, दैट इज 639, 639 639 मसल्स पाए जाते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मस्कुलर टिश्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स यू आर सीइंग हियर, दैट इज स्ट्रिएटेड और स्केलेटल मसल। आड़ी धारियां पाई जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग इसीलिए स्ट्रिएटेड, और हमारे स्केलेटन को बनाते हैं, स्केलेटन से जुड़े होते हैं इसीलिए स्केलेटल मसल। एंड दे वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल्स, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज वॉलंटरी मसल। Second one is unstriated. Here no striation is found and they do not work according to our will. That's why they are said to be involuntary muscles also. They are found in the blood vessels and alimentary canal. And third one is you are seeing here cardiac muscle. That is the muscle of heart. Basically, children, muscle of heart is striated on the basis of its structure, but on the basis of function, it is involuntary muscle. हार्ट के फंक्शन पर आप जानते हैं हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है बच्चों। नाउ सी हियर द थर्ड एनिमल टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करने जा रहे हैं। यू नो दैट ऑल द कनेक्टिव टिश्यू आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, दे कनेक्ट द वेरियस बॉडी पार्ट्स। एंड सी हियर द क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अगर सपोर्टिव में लेंगे तो बोन और कार्टिलेज आ जाएंगे, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ, जबकि प्रॉपर में दो कैटेगरी बच्चों, एक डेंस और एक लूज। लूज वाले एरियोलर और एडिपोज या रेटिकुलर जो सॉफ्ट स्केलेटन बनाते हैं, और जबकि डेंस के अंदर इलास्टिक, इरेगुलर और रेगुलर होंगे, जिसके अंदर आएंगे टेंडन्स और लिगामेंट्स। Okay, my dear kids, now we have arrived on the fourth one, that is nervous tissue or neural tissue. They just conduct the impulses from organs to brain, as well as from brain to organs also. And neural tissue are of three kind in fact, which are sensory, motor and mixed. Sensory neurons conducting the impulses from organ to brain, CNS, and motor neuron conducting impulses from brain to organs, whereas mixed neurons are spinal nerves associated with spinal cord and performing both the function. That's why they are said to be as mixed neurons. They are responsible for reflex actions of body, which are involuntary and very fast. That is reflex actions of body against certain stimuli. Okay children, now let us discuss the structure of neuron. Neuron का structure भी बहुत ही ज्यादा important है बच्चों। A typical neuron or nerve cell is composed of a cyton or cell body. एक cyton या cell body होता है जिसके सरफेस पर यहाँ सेल मेम्ब्रेन होगा। जाहिर सी बात है, एनिमल सेल है तो सेल वॉल तो पाया नहीं जाएगा। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, which are said to be as dendrites, and all the dendrites are collectively said to be as dendrons, जिसके थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रांसमिट करते हैं। यह एक फिलामेंट दिखाई दे रहा है बच्चों। दिस लॉन्ग फिलामेंट इज सेड टू बी एज एक्सॉन। इसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है जो इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने में मदद कर रहा होता है। और एक्सॉन इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोटीनेशियस शीथ, प्रोटेक्टिव शीथ, दैट इज माइलिन शीथ, and which is discontinuous, forming the nodes said to be as nodes of Ranvier containing Schwann cell, also helping in the conduction of impulses. And at last end brushes are present, that is said to be as axon terminal end brushes or nerve ending, by means of which one neuron is associated with another neuron. And my dear kids, the space between two nerve cell is well known as synapse. उसको सिनेप्स कहा जाता है बच्चों, दो न्यूरॉन के बीच की जगह को। और यहाँ पर अगर फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको तीन तरीके के न्यूरॉन बताया था, तीनों के काम यहाँ पर एक साथ में आपको नजर आ रहा है। यह देखिए, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन दैट इज मिक्स्ड और एसोसिएटेड, एंड थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन। तो तीन तरह के न्यूरॉन्स भी देख रहे हैं बच्चों, इनके फंक्शंस भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो माय डियर किड्स, इन दिस वे वी जस्ट कॉकरोच तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नहीं, कॉकरोच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर यूनिट टेस्ट 2 सिलेबस। सो माय डियर किड्स, in this way we have completed
we have just revised the animal tissue, morphology of flowering plants, and finally structural organization of animal till animal tissue. This one is the syllabus of our unit test 2 which we have revised today. My dear kids, thank you very much for your support, for your concentration in this class, because this is very important class for your unit test 2 preparation. Please revise accordingly. Thank you very much and all the best.